हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि बच्चों आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के वीडियो कर रहे हैं और वीडियो में आपसे हम विशेष रूप से आपके सिलेबस के उन टॉपिक को लेकर के प्रायः चर्चा करते हैं, उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम स्वर संधि के ही अंदर आने वाले उसके अन्य भेद यानी कि गुण संधि की चर्चा करेंगे। गुण संधि को लेकर के आज एक वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो आपके सिलेबस के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आप सभी के लिए बहुत ही सरलता से बनाया है। आप सभी को बड़े आसानी से समझ में आ जाए कि गुण संधि के सूत्र क्या होते हैं, गुण संधि की पहचान या उसको बनाने का ट्रिक क्या होता है। तो वो बातों को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर कुछ उसके फॉर्मूले प्रस्तुत किए हैं। आशा करता हूँ कि आप उसको देखेंगे और अच्छे से आपको गुण संधि क्या होती है समझ में आएगा। तो आइए सीधे हम अब अपना टॉपिक गुण संधि को लेकर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सब देख रहे हैं बोर्ड पे, गुण संधि है और गुण संधि की जो परिभाषा है कि गुण संधि होता क्या है, तो वो गुण संधि के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि अवर्ण। अवर्ण मतलब होता है छोटा अ और बड़ा आ। अ और आ इसे कहते हैं अवर्ण। अवर्ण के बाद में यानी अवर्ण के बाद में ई, उ, री और री, ये क्या है? स्वर है। जैसा कि आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि स्वर संधि क्या होती है, उसको लेके मैंने वहाँ विस्तार से चर्चा की थी, उसके भेद बताए थे और दीर्घ संधि को लेकर के आपको वहाँ समझाया गया था। तो बात कर रहे हैं स्वर संधि की, तो अ के बाद में ई, उ, रील, री के रहने पर दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होता है। किसकी जगह पे? पहले अ या आ होगा वो उसकी जगह पे, और उसके बाद में इनमें से ई, उ, रील, री एक जो कुछ भी होगा तो उनके स्थान पर गुण होगा। एकादेश मैंने लिखा है, गुण एकादेश होगा। एकादेश का मतलब होता है आगम होना, उस जगह पर गुण का आगम होगा, गुण कार्य करेगा। तो एकादेश संस्कृत की भाषा में, व्याकरण में ऐसे ही बात करते हैं कि गुण एकादेश होगा, यानी गुण का आगम होगा। कहाँ पे होगा? जैसे कि पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है अवर्ण में, और उसके बाद इनमें से जो है उन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होगा। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है गुण से तात्पर्य होता है कि वहां पे अ, ए और ओ या तो इनमें से जो है वो होगा या फिर री आ जाता है। जैसे ये वाला री है, रिकार की बात हमने की है, तो ये रिकार है। रिकार मतलब री जो है वो उसके बाद कुछ भी हो तो वो रिकार हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रिकार, पकार, मकार, टकार ये क्या होता है, आप सब जानते हैं। शुरुआत के स्टार्टिंग के कुछ वीडियो देखेंगे तो बहुत ही सरलता से कुछ कॉमन बेसिक बातें हैं, ये आपको समझाई गई थी। तो ये रिकार की बात हो रही है। रिकार मतलब री है, उसके बाद इसको री नहीं पढ़ेंगे, रिकार पढ़ेंगे, क्योंकि री तो आधा है और पूरा जो है इसका एक एड्रेस है रिकार। रिकार यानी एक तरह से ये इसका एड्रेस है। रिकार में रपर, यानी रिकार के स्थान पे क्या जुड़ता है? रपर, और रिकार में लपर जुड़ जाता है। हमेशा ध्यान देंगे कि रिकार में हमेशा रपर और लिकार जो बना हुआ है ल से ल जो है री जो बना हुआ है, लिकार में जो है कि लपर हमेशा जुड़ता है। ये विशेष बातें हैं, अगर इसको आप ध्यान रखें, इस परिभाषा को अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो है फॉर्मूले उनको समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ बात की हमने रिकार और लिकार की, तो रिकार में रपर और लिकार में लपर हमेशा जुड़ जाता है, ये मान के आप चलिए। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत सरल परिभाषा है। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर कुछ मैंने सूत्र बनाए हैं, उन फॉर्मूलों को आप पढ़ें, उनको याद करें, तो आप जो है कि उसके उदाहरण जो दिए जाएंगे उनको आप अच्छे से बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, और आपको गुण संधि कुछ नहीं है, बस यही है जो यहाँ पे दिया गया है, ये आसानी से समझ में आ जाएगी। बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। जैसे कि हमारे परिभाषा में लिखा है कि अवर्ण, अवर्ण मतलब अ और आ, इनके स्थान पर इनके बाद में ई और छोटी ई और बड़ी ई है, तो क्या होगा? गुण होगा। गुण होके क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, यानी छोटा ए
छोटे ए की मात्रा लगनी है, ये तय है। तो क्या है, अ और आ, पूर्व पक्ष में अ और आ होना चाहिए। जो अंतिम वर्ण है उसमें अ और आ का स्वर सुनाई दे, और उत्तर पक्ष का पहला वाला जो शब्द है वो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा उसमें दिखाई दे या हमें देखने को मिले वहाँ पर ई और ई, तो उनके स्थान पर ए हो जाता है, यानी ए की मात्रा लग जाती है। ये गुण होता है। आया पहला सूत्र समझ में? आगे होगा, बहुत सरल है देखने में। तो अब आइए इसको बनाते कैसे हैं, इसके उदाहरण कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है नर प्लस ईश। अब देखिए नर में र जो है उसमें क्या सुनाई दे रहा है, साउंड जो है अ है, उसके साथ आ की मात्रा नहीं है, अ है। नर में जो र है वो अकेला र है और र में अ है। अगर यहाँ हलंत होता तो ये र आधा हो जाता, लेकिन ये पूरा है तो इसमें अ है। र में अ है और ई में क्या है, ई, बड़ी ई है। ये मात्रा जैसे है ये बड़ी ई है। तो आइए अब इसको लिखेंगे। न हमने लिखा ऐसा कैसा, र है, र में अ और ई, र और ई मिलके क्या बन जाते हैं, ए। तो यहां पर लिखा हुआ है र, अंतिम वर्ण में र हमने लिखा है, और ई नहीं लगा सकते हैं, ई की तो मात्रा लगती है, और ई नहीं लगेगा क्योंकि गुण संधि है, तो ई के स्थान पर ए लग जाएगा। ये वाला ए था, छोटे ए की मात्रा लग गई। अब बचा शह, हमने ले दिया श और विसर्ग लगा दिया तो बन गया नरेश। इस प्रकार ये गुण संधि से नरेश वर्ण बना। आगे ध्यान देंगे, दूसरा वाला देखेंगे तो वैसे ही सबसे पहले लिखा हुआ है लो, हमने लिखा लोक, लोक का लो लिखा। अब बचा क में है अ, ठीक है, और यहाँ बड़ी ई है, तो उसी प्रकार क पर गुण होने के बाद किसकी मात्रा लगेगी, ई तो यहाँ लिखी हुई, और ई मिलके क्या बनते हैं, ए, तो मात्रा लगाएंगे छोटे ए की। लोके हो गया, श वैसा का वैसा लिख देंगे, विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे। इस प्रकार ये बन गया बच्चों लोकेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण इससे मिलता जुलता है, इसमें देखेंगे यथा। अब यह आ गया, आ का साउंड आ रहा है, आ की मात्रा है, जो उसमें स्वर है वो आ का है, और इसके बाद में छोटी ई है यहाँ पे। तो यहाँ जैसे फॉर्मूला हमारा आ प्लस छोटी ई भी ए होता है, ठीक है। इसके अंतराल में भी, इसके अंतर्गत में भी ई आता है, और ई के बाद में गुण होके ये ए में परिवर्तित होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे थे, थ पे अब यहाँ आ और ई है तो मात्रा यहाँ लगेगी, ए की मात्रा लग गई, यथे हो गया, ई भी परिवर्तित हो गया ए में, बता छम, तो आधा हमने लिख दिया च, जैसा है वो बाद में वैसा है, वैसे छ म, ये बन गया हमारा यथेच्छम। यथेच्छम इस प्रकार से बना, ठीक है। गुण हुआ इसमें, और गुण परिवर्तित होकर यथा प्लस इच्छम से बना यथेच्छम। अगला देखेंगे तो अगला भी इसी प्रकार का है। उप है, प में अ है, अवर्ण है, और इधर ई है, छोटा ई है, तो अ और ई मिलके ए में परिवर्तित होते हैं। तो हमने लिखा ऊ के बाद में लिखा प, और क्योंकि गुण होगा, गुण संधि है, तो प में हमने ए का स्वर मात्रा लगा दी। उसके बाद में बचा इंद्र, तो उसमें न और आधा द करके विसर्ग हो गया उपेंद्र, आधा न और द्र, उपेंद्र। इस प्रकार बच्चों बनाइए उपेंद्र। तो इससे मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे और भी कई उदाहरण हैं जो आपकी किताब में होंगे। आप उन उदाहरणों को भी देखिए, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए कि वो कैसे बनते हैं, और फिर अपने व्याकरण की कॉपी में इन 4 उदाहरणों को लिखने के बाद कुछ और उदाहरण भी उसमें लिख के लाइएगा होमवर्क के रूप में, ताकि आपका अभ्यास भी हो और आप लिख भी लें और होमवर्क भी हो जाए। तो किताब में और भी उदाहरण होंगे, उनको देखिए हैं और उनको अपने होमवर्क में आगे और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड यहाँ छोटा ही है और मुझे तो आपको केवल समझाना है बेसिक। तो मैं 4 उदाहरण ही मैंने यहाँ पर रखे हैं, उन्हें प्रस्तुत किया हुआ है। तो पहला सूत्र जो था वो हमारा इस प्रकार से इसके रूप बने। अब दूसरे सूत्र पे ध्यान देते हैं कि गुण संधि का दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। तो वो फॉर्मूला हमारा कहता है कि अगर पूर्व पक्ष में अवर्ण अ और आ हो अंतिम वर्ण में, और उत्तर पक्ष में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो पहले वर्ण में, तो वहाँ पर ओ हो जाता है। गुण होने के बाद क्या होता है, ओ, यानी ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। अब आइए इसके रूप कैसे बनते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सु, हमने लिख दिया ऐसा कि ऐसा सु।
अब यह है, यह में हमें क्या सुनाई दे रहा है? यह में अ है, यह पूरा है, ऊपर र लगा हुआ है, लेकिन उस र से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो र आधा है। ये मात्रा जो है वो आधी है, तो उस र की वो मात्रा पर ना ध्यान देखिए, हम जो पूरा वर्ण है हमारा य, उस पर ध्यान देंगे। तो अ है, उत्तर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण जो है वो अ है, और उत्तर पक्ष का पहला जो वर्ण है उ है। तो अ और उ क्या है यहाँ पे? अ और उ ये मिलके ओ के क्या बनते हैं? ओ। तो मात्रा किसकी लगेगी? ओ की। तो ऐसे कैसा हम यह लिखेंगे, रकार है ऊपर, रकार ऐसा कैसा आएगा क्योंकि ये आधा है। अब मात्रा लगा देंगे ओ की, तो ये क्या बन गया हमारा? सूर्यो। बचा हमारा क्या? दया। हमने वैसा का वैसा लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बन गया हमारा सूर्योदय। ये गुण संधि होकर हमारा वर्ण बना, यहाँ पे शब्द बना सूर्योदय। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गंगा लिखा हुआ है, गंगा, आ का स्वर्ण सुनाई दे रहा है आपको? आ का स्वर्ण सुनाई दे रहा होगा। गंगा में आ का साउंड सुनाई दे रहा है, आ, और दिख भी रहा है। जब स्वर संधि है तो आ लिखा हुआ है, आ और उ ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? ओ। तो यहाँ लिखेंगे हम वैसा का जैसा यहाँ लिखा हुआ है, गंगो। ये गंगा की जगह हो जाएगा सीधे गंगो। गंगो हो गया। अब बचा क्या? ऊ हमारा ओ में परिवर्तित हो गया, तो दकम बचा, हमने वैसा का वैसा लिख दिया, द क म। ये बन गया हमारा गंगोदकम। ये शब्द गंगोदकम अक्सर परीक्षाओं में आता है कि बनता कैसे है, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या है, ये कीजिए। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। गंगोदकम इस प्रकार से बनता है। अब आगे चलेंगे तो दूसरे कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो लिखा हुआ है सर्व, लिखा हमने स और व में अ है और यहाँ छोटा उ है, तो अ और उ मिलके ओ बनते हैं, तो वैसे का वैसा व लिख दिया और ओ की मात्रा लगा दी, तो बन गया सर्वो। आगे बचा क्या? तमह, तमह लिख दिया हमने तमह, तो ये बन गया हमारा सर्वोत्तम। सर्वोत्तम कैसे बनता है? इस प्रकार बनता है। और सर्वोत्तम में कौन सी संधि है? तो वो गुण संधि है। आपने अक्सर पढ़ा होगा सर्वोत्तम, सर्वोदय, ये जो शब्द हैं बहुत प्रचलित हैं, अक्सर आप पढ़ते होंगे, इनको सुनते होंगे। तो ये बनते कैसे हैं ये आज आपको समझ में आ रहा है। आगे ध्यान देंगे तो अगला वाला देखते हैं। सर्व, सर्व में लिखा है व में अ है, तो पहले हमने स लिखा, या ऊपर व, और वही बात जो ऊपर इधर हमने की है इस वाले फॉर्मूले में कि व अ और उ मिलके क्या बनते? ओ। तो यहाँ हमने लिख दिया सर्वो, बचा दया, हमने लिख दिया दया। ये हो गया हमारा सर्वोदय, ये बन गया हमारा सर्वोदय। इस प्रकार बनता बच्चों सर्वोदय। ठीक है, ये गुण संधि का फॉर्मूला नंबर 2 था। अब बात करते हैं गुण संधि के ही तीसरे वाले फॉर्मूले की। जो बात हम यहाँ कर रहे थे ना कि रिकार में रपर और लिकार में लपर जुड़ जाता है, तो ये कैसे जुड़ जाता है, ये कैसे परिवर्तित होता है? जुड़ करके लकार में लिकार, आप सोच रहे होंगे ये रिकार में रपर कैसे जुड़ता है और लिकार में लपर कैसे जुड़ता है। तो अभी हम आपको जोड़ के दिखाएंगे, ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पर। तो ध्यान से समझना, फॉर्मूला थोड़ा ये अलग से थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन बहुत सरल है। तो हम वही जो ऐसा यहाँ लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, तो हमने लिखा ब्र, ऐसा कैसा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे आ की, जो आ है या आ है। अब यहाँ री है, तो यहाँ पे भी री है। बच्चों एक बात आप ध्यान दो कि संस्कृत में जो होता है, ये जो ऋषि है ये 2 तरीके से बनते हैं, एक तो छोटा ऋषि होता है, एक बड़ा ऋषि होता है। तो ये देखिए छोटा ऋषि है, नॉर्मल आपने देखा होगा हिंदी में अक्सर इस प्रकार से ही रस ऋषि बनता है। संस्कृत में ये ऐसे भी बनता है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब यहाँ क्या होता है कि मात्रा ना 2 बार घूम जाती है, यानी जो हम संस्कृत की जो गिनती लिखते हैं उसमें 6 जैसे लिखते हैं, तो वो रिकार में ऐसा री बनाया और उसमें 6 ऐड कर दिया हमने, तो ये बड़ा रिकार बन गया, ये छोटा रिकार बन गया। संस्कृत में ये अलग ट्रिक है, ये हिंदी से इसमें यहाँ ये मतभेद है कि हिंदी में एक ये वाला आप रिकार देखते होंगे अक्सर, यहाँ पे 2 होते हैं, बड़ा और छोटा। जो हिंदी वाला है वो तो छोटा और इसमें बड़ा इस प्रकार से बनता है। तो बात कर रहे थे हम, इधर ब्रह्मा आ है और इधर री है हमारा,
तो आ और री के स्थान पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब ये कैसे होगा, तो देखिए ब्रह्मा लिखा हुआ है, अर जो है हमारा ये अ, तो ऑलरेडी ये पूरा शब्द है री, इसमें है ऐड है हमारे पास, लेकिन ये जो र है आधा, ये अंतिम वर्ण का जो र है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये आधा है, यहाँ लिखा हुआ है अर, तो ये अर हमारा जो है ये र जो बच्चा हमारा ये रकार की मात्रा में लग जाएगा। र हमारा कहाँ जाएगा, ये र हमारा मात्रा बन जाएगी रिकार वाली। कौन सी, जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, सर्व के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, ये जो मात्रा ऊपर लगी हुई है ये आधा र है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये आधा र है, इसलिए हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तो हमें इससे मतलब नहीं था, ये आधा र था, तो ये आधा र की मात्रा है। अब ये अर जो है यहाँ आधा र में परिवर्तित होगा, तो ब्रह्मा हम लिखते हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसे कि वैसा ब्रह्मा, और ये री है इसकी जगह आधे हमारा री जो कि पूरा है अपने आप में, अ इसमें गया तो ये आधा था, ये मतलब पूरा था, तो अ और री मिलके पूरा री बनेंगे। उसके बाद में जो बचा हुआ श था उसके ऊपर हमने मात्रा लगा दी, तो ये हमारा बन गया ब्रह्मर्षि। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है आपको समझ में आएगा, एक बार ध्यान से फिर देखेंगे। ब्रह्मा लिखा हुआ था, अंतिम वर्ण क्या था, आ, ठीक है, आ था, हमने लिख दिया आ। अब आप सोचेंगे कि अ कहाँ गया, तो ये आप ये ध्यान दीजिए कि आवर्ण का है ये, जब जहाँ पर बड़ा आ गया तो छोटा आ आके उसमें क्या परिवर्तित करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे बात करते हैं, यहाँ हमने लिखा था ना ऊपर अवर्ण, अवर्ण में आ जो है अगर कहीं पर आ है उसमें अ जुड़ जाएगा तो और कौन सी मात्रा लग जाएगी, नहीं ना, कोई मात्रा नहीं लगेगी। बड़े आ में छोटा अ अगर जाएगा परिवर्तित होगा, उसमें मिलेगा जाकर के, तो वहाँ पर क्या होगा, आ ही रहेगा, कोई तीसरा तो है नहीं, तीसरा कुछ है नहीं, या तो छोटा अ है या बड़ा आ है। अब बड़ा आ में छोटा अ मिलेगा तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ा आ ही रहेगा, जैसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ ब्रह्मा था, यहाँ ब्रह्मा लिख दिया। अब इसमें अर वाला अ इसमें आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अवर्ण पहले ही अवर्ण है और ये अवर्ण है, तो बचा हमारा र कहाँ जाएगा, तो वो ऋषि मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसा यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ था तो आपने विसर्ग लगा दिया। आया समझ में। ये अवर्ण का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बड़ा आ अगर कहीं पर पहले ही उपलब्ध है तो उसमें छोटा आ जोड़ के कोई महान परिवर्तन नहीं करता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो बड़ा आ जैसा ही रहता है। आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है देव, देव, देव में है अ और री, अ और री, तो हम लिखेंगे देव। वह हमने लिख दिया पूरा, क्योंकि अ जो है वो हमारा व में मिला, इधर अ है और इधर है, तो ये दोनों अ ये ऑलरेडी पूरा है। ये अगर आधा होता तो फिर अ इसको हम पूरा करते, लेकिन यह पूरा है ऑलरेडी, देव है पूरा शब्द, तो देव ऐसा का ऐसा देव हम लिख देंगे। और बचा हमारा र हमारा बचा, तो ये जो है हमने लिखा शी, जो बचा हुआ है शी आया, इसके ऊपर रकार की मात्रा लगा दी, विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया। आप ये ना सोचे अपने मन में कि देव है इसमें अ है और अर वाला अ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अ प्लस अ मतलब आ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये गुण संधि है। यहाँ जो फॉर्मूला दिया है जो बनता है वही हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है, यानी ए ओ अर और अल जो हमारे फॉर्मूले कहते हैं गुण संधि में वही परिवर्तित होंगे। तो इसलिए आप इधर एक्स्ट्रा अपना सोचने का प्रयास ना करें, बस ये देखें कि ये देव जो है ये पूरा है, तो ये पूरा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अ आके इसका पूरा ही रहेगा। और अगर ये ऐसा होता यानी कि आधा होता वह, अगर ये आधा वह होता तो ये अ इसमें मिलकर के इसको पूरा कर देता, लेकिन ये आधा है ही नहीं, ये पूरा है पहले ही, तो ये पूरा ही रहा। ठीक है, ये बन गया देव प्लस ऋषि देवर्षि, ये गुण संधि से वो बना, इसका नाम देवर्षि। अब आगे ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ महा, अब ये आ है इधर री है, तो आ और री हमारा सूत्र क्या कहता है, आ और री मिलके क्या बनते हैं, अर। तो पहले लिखेंगे म, ये आ है, यहां हमने आ लिखा और बचा हमारा श्री, तो ये बन गया हमारा महर्षि। एक ये ध्यान देंगे कि इसमें यहाँ पे महा
महर्षि, हमारा शब्द क्या बनेगा हमारा महर्षि। तो हम यहाँ पे आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, और अगर यहाँ आ की मात्रा ना हो मह हो तो उसको महर्षि भी कर सकते हैं। क्योंकि विसर्ग दिया हो तो विसर्ग लगा दो, और विसर्ग नहीं दिया हो तो मत लगाओ। तो यहाँ मह दिया हुआ था, ये महा में हमने विसर्ग लगाया नहीं, लगाकर इसको महर्षि बना दिया। अब बात करेंगे आगे तो देखेंगे कृष्णार्थी है, कृष्णार्थी में हमने लिखा कृष्ण, वो आपको दिख रहा होगा कृष्ण है, यहाँ हमने लिख दिया कृष्ण। कृष्ण। अब ये अ है, इसमें र का आगम होगा, मतलब ये अ का ऐसा रहेगा, बचा री की जगह रकार आधा हो जाएगा, तो हमने दली से द कृष्णर धी लगा दिया, ऊपर इसके रकार जोड़ दिया, तो क्या बना ये कृष्णार्थी। इस प्रकार ये बना कृष्णार्थी। अगर ये मान लो यहाँ विसर्ग होता तो आप लिख देते महर्षि कृष्णार्थी, और विसर्ग नहीं था पहले तो हमने विसर्ग नहीं जोड़ा, तो इस प्रकार ये बन गया था बिना विसर्ग के भी महर्षि और कृष्णार्थी, और विसर्ग है तो ये बना विसर्ग लगा करके। भाई परीक्षा में ये ध्यान रखना कि अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग लगा दो, संधि विच्छेद कर दो, और विसर्ग नहीं है तो विसर्ग मत लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की। तो ये तीसरा फॉर्मूला था। अब बात करेंगे हम चौथे फॉर्मूले की। चौथा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है आ अगर हो और दूसरी तरफ लरी हो। अब ये लरी जो है हमारा अकेला है, जैसे कि आपको स्वर संधि के शुरुआत में जब इसके हमने आपको बारे में बताया था तो उसमें लरी बताया था। ये छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, ओनली लरी के स्थान पर ली ही रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर छोटा रिकार बड़ा रिकार आया, छोटा ऊ बड़ा ऊ आया, उससे पहले छोटा ई बड़ा ई आया, लेकिन यहाँ जो है कि रिकार छोटा बड़ा नहीं है, ओनली एक ही है। अब अगर पूर्व पक्ष में अ और आ है और उत्तर पक्ष में लरी है तो वहाँ पे क्या बनता है अल, वहाँ प्राप्त क्या होता है गुण होने के बाद में अल। अब ये कैसे होगा तो इसके सूत्र आपको बता देता हूँ, उसका सूत्र आप समझ गए। अब इसके उदाहरण आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में अल जैसे उदाहरण जो है बहुत कम दिए जाते हैं प्रायः, क्योंकि इसमें क्या है कि ना लरी कॉमन रहता है, तो ऐसे उदाहरण बहुत कम परीक्षाओं में भी बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी आते हैं तो उनको आप समझ सकते हैं, बहुत सरल है। उसके उदाहरण भी कुछ गिने चुने होते हैं, तो इसलिए मैंने इसके उदाहरण दो ही आपको सामने यहाँ रखे हैं। तो वो कैसे होंगे तो उसको हम सिद्ध करते हैं, रूप बनाते हैं कैसे होंगे। लिखा हमने तब हमने बना दिया, व में है हमारा अ, जैसा सूत्र हमारा बता रहा है अ, और बचा लरी। अब ये लरी है तो इसके स्थान पे हमें क्या मिलेगा अल। तो आप देखिए तब में अ है, अल जो है अल का अ गया व में, ठीक है, अ जो गया हमारा तब के व में गया और ये पूरा व रहेगा। अब अच्छा ल, इस लिकार के स्थान पे क्या आएगा आधा ल, क्योंकि ये हलंत है तो ये आधा ल लिखेंगे, इसके स्थान पे हमने आधा ल लिख दिया। अब बचा हमारा क्या कारह, तो ये हमने लिख दिया लिकारह। ऐसा कैसे लिख दो आगे का, ये बन गया हमारा लिकारह। पूरा शब्द क्या बना हमारा तवलकारह। आया समझ में, तवलकार के लिए बस इतना ही आपको अल का ही यहाँ प्रयोग करना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये गुण संधि का बहुत सरल और सीधा सा, इसमें देखिए लरी जो है वो भी बड़ा नहीं है ना छोटा है, ओनली एक ही है, तो सीधा सा फैक्ट है जो सामने है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मम, मम में हमने लिखा म और आगे है म, ये वाला अ अगर म में मिलेगा तो क्या होगा परिवर्तित तो होगा नहीं, मात्रा तो बड़ी बनेगी नहीं क्योंकि गुण संधि है, तो म हमने वैसा का वैसा लिख दिया। आगे बचा हमारा क्या लृकार। अब ये आधा ल जो है इस लृ की जगह जाएगा और ये यहाँ बनेगा आधा ल। बचा हमारा क्या कारह, ये बन गया हमारा लृकारह। विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिया, विसर्ग नहीं होता तो विसर्ग नहीं लगाते। इस प्रकार ये बना ममलकारह। क्या बना ये ममलकार। तो इससे मिलते जुलते जो हैं कि कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए होंगे जो कि बहुत थोड़े आते हैं अक्सर, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतना ज़्यादा मोस्ट नहीं है, हालांकि परीक्षाओं में कभी कभी ये आता भी रहता है। और चूंकि गुण संधि के जो 4 फॉर्मूले हैं, चौथा फॉर्मूला है, तो ये विशेष तो है लेकिन ये बहुत सरल है।
और ये सरल होने की वजह से क्या है कि इसके उदाहरण ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और ये सरल होने की वजह से कभी कभार आपकी परीक्षाओं में इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये गुण संधि के फॉर्मूले समझ में आए होंगे। कोई नहीं है, कुछ बात नहीं है, बस फॉर्मूलों को आप ध्यान से समझो। अगर आप फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अपने आप कोई भी संधि अपने आप बना लोगे। आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे, और जो हमने यार रूप बनाए हैं बोर्ड पर, ये भी आपको समझ में आए होंगे। अब अपनी किताब में जो इसके बाकी उदाहरण आपको दिए गए हैं, आप उनको देखो, अभ्यास करो और घर बैठे होमवर्क करो। कोई दिक्कत है तो मुझसे संपर्क करना। अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।